नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कलकत्ता के सीएमआरआई हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान डीलक्स केबिन का टूर करवाया था। उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस पूरे प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कितना खर्च लगता है और हॉस्पिटल में कौन कौन सी बेड कैटेगरीज होती है और उनका क्या क्या खर्चा होता है। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर आज मैं आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ये पूरी प्रेगनेंसी डिलीवरी में कितना खर्च पड़ेगा, लगभग कितना खर्च पड़ेगा, कौन कौन सी बेड कैटेगरीज है, उनका क्या क्या खर्च है, कौन सा बेड कैटेगरी आपको चुनना चाहिए, आप किन किन चीज़ों के पैसे दे रहे हो और नॉर्मल और सी सेक्शन के बिलों में कौन कौन सी चीज़ें रहती है जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है और जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता। What? तो चलिए सीधे कुल खर्च की बात करते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये खर्च जो है ये चेंज होती रहती है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे हो तो आपका जो खर्च होता है बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप थोड़ा सा कम में अगर करवाना चाहते हो तो आप सरकारी हॉस्पिटल में कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डिफरेंट लेवल्स होता है। खासकर दो तरह की डिलीवरियाँ होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सी सेक्शन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 60,000 से 1,10,000 रुपये का खर्च हो सकता है, जो कि एक एस्टिमेटेड है। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक हॉस्पिटल्स में ये जो खर्च होता है ये वैरी करते रहता है। जबकि सी सेक्शन के लिए आपको 75,000 रुपये से 1,75,000 रुपये का खर्च हो सकता है, और कुछ बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये खर्चा आपको 2 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि इन खर्चों में आपको जो बेबी का खर्चा होता है, जिसका जन्म हो रहा है, उसका भी खर्च शामिल रहता है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको कम टाइम रहना पड़ता है, लगभग 2 से 3 दिन, और सिजेरियन डिलीवरी में आपको लगभग 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में बिताना होता है। ये पूरा जो खर्चा है ये डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड रहता है, और जो आप बेड कैटेगरी चूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ये पैकेजेस डिफरेंट अमाउंट में रहती है, और जिसमें से आप चूज़ करके ये डिलीवरी आप करवा सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी दोनों के लिए आपको लगभग एक ही तरह का चार्जेस देना पड़ता है, जबकि सी सेक्शन डिलीवरी के लिए चार्जेस जो है उसका अमाउंट हाई हो जाता है। डिलीवरी के दौरान आपको किन किन चीज़ों के लिए पैसा देना पड़ता है, तो सबसे पहले रहता है बेड चार्जेस। सो आप जिस तरह का बेड कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको इसका चार्जेस लगता है। लगभग 3 से 4 कैटेगरीज होती है, जिसमें जनरल बेड होती है, 2 शेयरिंग होता है, सिंगल केबिन होता है और डीलक्स केबिन या सूट होता है। और इसके अलावा आपका डॉक्टर्स चार्ज रहता है, जिसमें आपका एनेस्थेसिस्ट, सर्जन जो कि ये डिलीवरी करवा रहा है, गायनोकोलॉजिस्ट जो कि सर्जन गायनोकोलॉजिस्ट लगभग एक ही होते हैं, और इसके अलावा आपका रहता है बच्चा जन्म होने के बाद पीडियाट्रिशियन का चार्ज। तो ये तो गया डॉक्टर्स चार्ज के बारे में। इसके अलावा रहता है ये 4 से 5 दिन या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान 2 से 3 दिन जो माँ रहती है, तो इस दौरान माँ का खाना और उनका जो नर्सिंग केयर उसके लिए की भी चार्ज आपका इसमें रहता है, जो कि आपको पे करना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के दौरान लेबर रूम का चार्ज आपको लगता है, जबकि सी सेक्शन के दौरान आपको ओटी रूम का चार्ज लगता है। इसके अलावा मेडिसिन का चार्ज लगता है। ये 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन जो भी मेडिसिन माँ को दिया जा रहा है उसका चार्जेस इसमें रहता है, जो कि आपको पे करना पड़ता है। और उसके साथ साथ बच्चा जन्म होने के बाद बच्चे का केयर और उसका फर्स्ट वैक्सीन, ये सारी चीज़ें भी इस चार्ज में इंक्लूडेड रहता है, जो कि आपको इस पैकेज के अंडर आपको पे करना पड़ता है। अगर कोई क्रिटिकलिटी आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, तो उसके लिए चार्ज अलग से देना पड़ता है, जो कि पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। ये जो पेमेंट होती है ये 2 तरह की होती है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ ये जो एडमिशन होता है ये 2 तरह से होती है।
एक पेमेंट होती है कि इंश्योरेंस के थ्रू से, आप किसी मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू से इसका पेमेंट कर रहे हो, और नहीं तो आप पूरा जो पेमेंट है आप अपने पैसों से कैश से कर रहे हो। तो हमेशा से क्या होता है कि अगर आप इंश्योरेंस से पेमेंट कर रहे हो तो उसमें चार्जेस जो है वो घट जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक टाई अप रहता है, और इस टाई अप के चलते जो खर्चा है ये नॉर्मल खर्चों से थोड़ा सा कम होता है। जबकि आप अगर अपने पैसों से ये जो पेमेंट करते हो तो उसमें आपका खर्चा लगभग ज़्यादा होता है। अब अगर आप इंश्योरेंस से पेमेंट कर रहे हो तो फिर कौन कौन सी चीज़ें इस इंश्योरेंस पैकेज में कवर होती है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग कौन कौन सी चीज़ें लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां अपने पैकेजेस में कवर करती है। जिसमें रहता है सबसे पहले बेड चार्जेस, जिसमें लिमिट रहता है। किस तरह का लिमिट? अगर आपका जो कवरेज हो, अगर मैं एज्यूम करूँ कि आपका 2 लाख का कवरेज है, तो ज़्यादातर आपको इसका 10% का जो अमाउंट रहता है, अगर मैं उसको 2000 पकड़ता हूँ तो 2000 तक का जो बेड चार्जेस है वो आपका कवर होता है। उससे ज़्यादा का आप अगर बेड ले रहे हो तो जितना ज़्यादा हो रहा है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो बेड चार्जेस इस तरह से कवर होता है। इसके साथ साथ आपका जो डॉक्टर्स का चार्जेस रहता है, जो कि मैंने बताया, एनेस्थेसिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन का चार्जेस जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये कवर करती है। लेकिन कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में या कुछ कुछ डॉक्टर्स अपना जो चार्जेस है, यानी जो कि सर्जन आपकी जो ओटी करवा रहे हो, जो ऑपरेशन करवा रहे हो, तो वो अलग से भी पैसों की डिमांड कर सकते हैं। तो ये तो गया चार्जेस जो कि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती है। इसके साथ साथ इसमें इंक्लूडेड रहता है नर्सिंग केयर, और जो माँ का जो खाना हो, केयर हो, ये जो मैंने बताया ये भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। इसके साथ साथ मेडिसिन्स का जो खर्चा है वो भी ज़्यादातर पैकेजों में इंक्लूडेड रहता है। कुछ कुछ पैकेजों में जो है बेबी का भी जो केयर रहता है या वैक्सीन जो है ये इंक्लूडेड रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो 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 इंश्योरेंस कंपनियां जो कवर करती है उसमें बेबी का जो खर्चा होता है उस लाइक बेबी के केयर के लिए और उसके वैक्सीन के लिए, तो ये जो पैसा होता है ये कवर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, जब अगर आप इंश्योरेंस से पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ का जो टीपीए है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उनसे आप एक बार बात करके पूरा क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुझको पे करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें आपका इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रहा हो। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपको एक पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। और क्या क्या आपको लाइक जनरली पे करना पड़ता है अपने पैसों से, जो कि नॉन मेडिकल चीज़ें, यानी इस पूरे स्टे के दौरान आपको जो नॉन मेडिकल चीज़ें रहती है, लाइक सैनिटरी पैड्स एंड जो कि रुई या बाकी सारी जो चीज़ें हो जो कि मेडिसिन और ये पूरे प्रोसेस के अंडर में नहीं आता है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको, अगर आप इंश्योरेंस से करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, आपको पे करना ही पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बेड कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले होता है जनरल वार्ड। यहाँ पे आपको लगभग 4 से 5 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता है। उसके बाद रहता है ट्विन शेयरिंग, जिसका पैसा जनरल बेड से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें आपको एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, यानी 2 लोग एक रूम को शेयर करते हैं। इसके बाद आता है सिंगल केबिन, जहाँ पे आप अकेले ही रहते हो और आपको किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक अटेंडेंट भी यहाँ पे आपके साथ रह सकता है। अटेंडेंट यानी आपके फैमिली का कोई पर्सन आपके साथ रह सकता है। और इसके बाद आता है डिलक्स रूम या डिलक्स सूट। तो ये एक तरह का सिंगल केबिन है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह का बेड कैटेगरीज होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक बेड कैटेगरीज का जो चार्जेस है ये बढ़ते जाता है, यानी जनरल वार्ड का कम होता है, उससे ज़्यादा होता है ट्विन शेयरिंग, उससे ज़्यादा होता है सिंगल केबिन, और उसके ऊपर होता है डिलक्स केबिन, और उसके भी ऊपर होता है डिलक्स सूट। तो इस तरह से बेड कैटेगरीज डिवाइड रहता है। आपको कौन बेड कैटेगरी चूज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है, या आप कौन सा बेड कैटेगरी आप चूज़ करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है।
आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे या आप कितना खर्च करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो वॉशरूम या बाथरूम जो हो वो अगर किसी के साथ शेयर न करना पड़े, तो आपको मेरी सलाह ये है कि आपको हमेशा सिंगल केबिन ही चूज़ करना चाहिए। और उससे ज़्यादा अगर आप अगर चाहते हो तो डीलक्स केबिन डीलक्स सूट अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप चाहते हो कि जो पेशेंट रहेगा उसके साथ कोई और भी रहे टाइम बिताने के लिए, हालाँकि सिंगल केबिन में भी आपका फैमिली का मेंबर जो है वो वहाँ पे रह सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम हमेशा नहीं होता है, तो आप अगर चाहते हो कि वो किसी के साथ रूम शेयर करे, तो फिर आप ट्विन शेयरिंग या फिर जनरल बेड एज़ पर जो अमाउंट रहता है, चार्जेस रहता है, आप वो चूज़ कर सकते हो। इन कैटेगरीज़ का जो चार्जेस है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में इसका चार्जेस डिफरेंट रहता है। तो ये चार्जेस बहुत ही ज़्यादा तरीके से वैरी करता है, इसलिए एग्जैक्ट अगर मैं आपको अप्रोक्स इनका चार्जेस नहीं बता सकता, लेकिन चार्जेस का तो जो लेवल है ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप हॉस्पिटल से बात कीजिए, हर एक बेड के लिए चार्जेस जानिए। और आप अगर इंश्योरेंस से अगर आप पे कर रहे हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी से भी जानिए कि आपको कितने तक का जो बेड चार्जेस है ये कवर कर रहे हो, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और फिर एडमिशन करवाइए। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अगर आपका प्लान्ड एडमिशन हो तो आप पहले से वहाँ का जो एडमिशन जो डिपार्टमेंट हो वहाँ पे आप बात करके रखिए और इसका एक बुकिंग करवा के रखिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हो। तो पहले से इसको प्लान करके आप एक डेट जो है आपका डॉक्टर जो बता रहा है उस हिसाब से आप पहले से एडमिशन बुक करके रखिए। और फिर अगर ये प्लान हुआ तो बहुत अच्छा, उसी दिन जाके आप एडमिशन करवा सकते हो। और अगर ये कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इमीडिएटली भी बात करके आप एडमिशन करवा सकते हो। तो ये रहा सारा डिटेल्स पूरे इस प्रेगनेंसी डिलीवरी का, चार्जेस और बेड कैटेगरी, एडमिशन डिटेल्स जो भी हो, जितना सारा इंफॉर्मेशन मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और होने वाले माता पिता ज़रूर कमेंट करें। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ये जो 9 महीने का जो एक टेन्योर होता है, इस पूरे टेन्योर के दौरान कौन कौन सी स्कैन, कौन कौन सी टेस्ट होती है, ये पूरा डिटेल्स मेरे वीडियो में रहेगा। तो जानने के लिए मेरे चैनल पे नज़र रखिए और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।